Hello everyone, myself Shanwaz Ahmed Mir, working as an professor in diploma department. So today we will discuss our new topic that name is chain, tape and their is use. So basically we will discuss first of all we will discuss about the learning objective of this topic and outcomes. Learning objectives are to understand the measurement technique and equipment used in land survey, have ability to use technique, skill and modern engineering tools. These are the learning objective of this particular topic. And the outcomes are appreciate the need for accurate and thorough note taking in the field as legal record, gain the ability to measure difference in elevation. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये लर्न कर सकते हैं, ये अंडर समझ सकते हैं कि हम किसी भी लैंड सर्वे के दौरान क्या क्या हम मेज़रमेंट कर कैसे कैसे मेज़रमेंट करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं और कौन कौन से हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द लैंड सर्वे। और वो भी ये उसका यूज़ कर सकते हैं अपने स्किल्स का, जो भी अपने मॉडर्न इंजीनियरिंग टूल हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स एंड फील्ड वर्क। और आउटकम ये है कि वो उसके अच्छे तरीके से रीडिंग ले सकें, एक्यूरेट नोट ले सकें जो कि एक लीगल रिकॉर्ड होगा, और वो ये भी समझ सकेंगे कि किसी भी प्लान का, किसी भी लैंड का वो एलिवेशन कैसे निकालेंगे और एलिवेशन निकालने के बाद उसमें डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे आउटकम हैं। What is chain survey? Chain survey is the easiest type of survey in which area to be surveyed is divided into a number of triangle. Second point, because all the geometrical figures only whose shape and size are determined when the length of the sides are known. The perpendicular distance called offset of various objects in the field from the line are measured and recorded in a book called field book. From this record in the field book, the whole area can be plotted on a drawing sheet टू ए रिड्यूस स्केल। तो सबसे पहले चेन सर्वे वो एक सर्वे होता है जो सबसे एक आसान तरीका है सर्वे का, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी कोई भी लैंड को या उसका सर्वे कर सकते हैं और उसको डिवाइड करते हैं एक डिफरेंट ट्रायंगल्स में, उनको मतलब अलग अलग ट्रायंगल में डिफाइन करके या डिवाइड करके उनको हम ये बता सकते हैं उनका एरिया कितना है और उनकी जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। फिर दूसरे उसमें हम ये भी मेज़र कर सकते हैं कि वो किस शेप का है और उसका साइज़ कितना है, ठीक है, और उनकी लेंथ कितनी है, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, हम नंबर ऑफ़ ऑफसेट कितने ले रहे हैं। वो सब रिकॉर्ड होने के बाद हम इसको अपने फील्ड बुक में नोट करते हैं, और फिर उस रिकॉर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फर्दर प्लॉटिंग और प्लानिंग करते हैं किसी भी शीट के ऊपर। फिर उसको हम अपने एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। These are the chain survey instrument which is used in chaining process. First point is chain, tape, arrow, ranging rod, offset और optical scale. अब जो हम कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम अपनी चेनिंग में यूज़ करते हैं, तो उसमें चेन का क्या रोल रहता है, रोल रहता है। चेन से हम ये करते हैं कि जो भी लेंथ है उसको मेज़रमेंट करते हैं। टेप चेन थोड़ा काफ़ी वेटेज होती है एज़ कम्पेयर टू टेप। एरो से हम मार्किंग करते हैं और रेंजिंग रॉड को हम अपने एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। और ऑफसेट स्टाफ को भी हम अपने अगर हमारे पास रेंजिंग रॉड अवेलेबल ना हो या हमें ज़्यादा बड़ी लैंड का सर्वे करना हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑफसेट स्टाफ का हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जो स्टाफ होता है वो स्टाफ लेवलिंग के काम भी आता है। जब हम लेवलिंग वगैरह करते हैं किसी भी रोड की, हाईवे की या फिर किसी भी रेलवे ट्रैक की, तो उसके दौरान भी हम अपना लेवलिंग स्टाफ को यूज़ कर सकते हैं। So the different types of chain in chain surveys are, first of all it तीन टाइप्स की चेन्स यूज़ होते हैं। मेट्रिक चेन हो गया, नॉन मेट्रिक चेन हो गया, उसमें इंजीनियरिंग चेन हो गया और गंटर चेन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा स्टील की चेन को हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ स्टील वायर विद लिंक कनेक्टेड बाय स्टील रिंग। इट हैज़ अ ब्रास हैंडल एट बोथ एंड। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चेन which are used in survey, that are engineering chain, gunter chain. These chains are commonly used in our country. The engineering chain is 100 feet long and gunter chain is 66 feet long. The engineering chain consists of 100 links, each 1 foot, and every 10 links tally is attached to facilitate the reading. The gunter chain is also divided into 100 links and each link is equal to 7.922 inches.
सबसे पहले जो स्टील की चेन होती है उसमें क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो स्टील की चेन है वो स्टील से बनी होती है, स्टील वायर से बनी होती है, उसके दोनों एंड्स पे हैंडल लगा होता है। उसके बाद फिर जो इंजीनियरिंग चेन और गंटर चेन होता है वो हम अपने कॉमनली यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो स्टील की चेन यूज़ करते थे, बिकॉज उसके जो यूनिट होते हैं वो मेट्रिक में होते हैं। और इंजीनियरिंग चेन की जो लेंथ होती है वो 100 फीट होती है, गंटर चेन की जो लेंथ होती है वो 66 फीट होती है। और इंजीनियरिंग चेन में 100 लिंक्स होते हैं, और हर एक लिंक के एंड पे टैली को अटैच किया गया है। टैली एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से हम अपनी रीडिंग्स को पढ़ सकें, हमें उसे हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा यहाँ से लेके हमने किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं उसको वहाँ पे एक टैली लगा हुआ है। और जो घंटर चेन है, घंटर चेन को भी 100 लिंक्स में डिवाइड किया गया है, और उसका हर एक लिंक्स जो है वो 7.29 इंचज़ का होता है। मैट्रिक चेन जो होती है वो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिट होते हैं वो मीट्रिक में होते हैं, तभी तो उसको हम मैट्रिक चेन बोले जाते हैं। और ये जो हमारे लेंथ में अवेलेबल होती है ये 5 मीटर की भी होती है, 10 मीटर की भी और 15 मीटर की भी होती है। और अगर इससे ज़्यादा देखा जाए तो मैट्रिक चेन को हम 20 मीटर में भी और 30 मीटर में भी हम अवेलेबल होती है। और मैट्रिक चेन का जो बेसिक यूज़ है वो हम क्या करते हैं कि टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। This is the photo of a matrix chain shows in the PPT। देख इसमें ये मैट्रिक चेन जो है इसमें लास्ट के इसके एंड पे हैंडल लगा है, बीच में नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं, टैली भी लगी है। हर एक पॉइंट पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे एक टैली है, और 10 मीटर के बाद दूसरी टैली होगी, और 15 मीटर की हर 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे हमने टैली प्रोवाइड की हुई है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी चेन की लेंथ 5 मीटर है तो उस पर एक सिंगल टेली होगी, अगर उस 10 मीटर होंगे तो उस पर हमारी डबल टेली होगी, और अगर हमारी चेन की लेंथ 15 है तो ऐसे ही आगे चलता जाता है। तो ये एक एग्जांपल है जो कि शो करती है मैट्रिक्स चेन को। दिस इज़ द फोटो ऑफ इंजीनियरिंग चेन विच कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स, एंड it is also provided with both hand at handle, and there is also tails at each and every distance, but the unit of engineering chain is feet. It is provided in 20 meter, 30 meter and 50 meter. This is the another instrument which is used in chaining. This instrument is also is called as arrows. It is used the marking the station। ये वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ जो कि हम इसको यूज़ करते हैं अपने स्टेशन को मार्क्स करने के लिए। जैसे कोई भी हम 5 मीटर का डिस्टेंस अगर हम मेज़र करते हैं तो हम वहाँ पे एक एरो लगा देते हैं। ऐसे ही फिर अगर 10 मीटर 15 मीटर जितने जितने हम डिस्टेंस पे हम इसको लगाना चाहते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए, तो हम वहाँ पे एरो को प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम उसे ये हमें पता चल सके कि हमने जो डिस्टेंस को मेज़र किया है वो उस हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, एरो को प्रोवाइड करते हैं, और उसे हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। The main advantages and disadvantages of chain survey are: this type of survey work is suited for a small plain ground. It requires simple instrument. Third point is plotting of map is very simple and easy, but this type of survey is not suitable for undulation land where chaining operation is tedious and subject to the error. This method is not generally recommended for a crowded city with a large number of building and obstacles, because of it can be divided into well-conditioned triangle. In case of route survey, the survey work of the road, irrigation canal, railway and water, sewer line, tunnel, etc., this method is not recommended for that। तो जो मेन एडवांटेजेस है वो इसका ये है कि इसको हम छोटे स्मॉल एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इसके द्वारा मेज़र किया हुआ जो हमने एरिया है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। बट ये इसके एडवांटेजेस हैं। और अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये थोड़ी वेट में काफ़ी ज़्यादा इसका वेट होता है, और इसमें क्या होता है कि ये बड़े काम के लिए ये नहीं हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि रोड या इरिगेशन कैनाल वाटर के लिए हम इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। और इसका दूसरा ये है कि ये क्राउडेड सिटी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ बिल्डिंग हो या ऑब्स्टेकल हो, वहाँ पे ये इसका ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस पॉइंट हुआ। नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक है कि सोर्सेज ऑफ एरर, के
कौन कौन से एरर्स के सोर्स है, अगर हम मेज़रमेंट करेंगे तो उनके दौरान हमें एरर जो फेस करने पड़ेंगे तो वो कौन कौन से प्रकार के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर इन मेज़रमेंट्स की। नो मेज़रमेंट इज़ एग्जैक्ट, कोई भी मेज़रमेंट एग्जैक्ट नहीं होती है जब तक उसमें एरर ना हो, एरर को दूर ना किया जाए। एवरी मेज़रमेंट कॉन्टेन एरर, द ट्रू वैल्यू ऑफ मेज़रमेंट इज़ नेवर नोन, द एग्जैक्ट एरर प्रेजेंट इज़ ऑलवेज अननोन। इसमें ये 4 पॉइंट जो हैं ये कहते हैं कि हम जो भी मेज़रमेंट करते हैं उसमें एरर होते हैं, और जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करें तो वो एक एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं होगी। तो अब इसमें कुछ एरर ऐसे हैं जो कि हमारी खुद गलतियों की वजह से हैं, पूर जजमेंट की वजह से हैं, और इनकम्पिटेंस की वजह से हैं, मिस्टेक्स जो हैं। तो सोर्सेज ऑफ एरर में सबसे पहला जो है वो है नेचुरल एरर। अब नेचुरल एरर वो एरर होता है जो कि नेचुरल कॉज से हो, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई, आपकी विंड हो गया, तेज़ हवा हो गई, या टेम्परेचर के कारण या ह्यूमिडिटी के कारण जो भी एरर होंगे वो नेचुरल एरर में आएंगे। फिर उसके बाद टेप कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब एक्सपेंड हो जाती है टेम्परेचर के कारण, वो भी किस में आ जाता है, नेचुरल में। फिर उसमें ये भी आता है कि कुछ ज़्यादातर रीडिंग ना पढ़ पाना हीट के कारण, तो वो सब किस में आता है, अपना नेचुरल एरर में। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होता है कि जो हम हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ किसी प्रकार की कुछ एरर हो, तो उसके कारण हम रीडिंग लें तो उसमें कुछ एरर आए, तो उस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जैसे कि उसका जो स्केल हो वो ठीक ढंग से ना हो, या हमने रीडिंग को अच्छे से पढ़ ना पाए, तो वो सब किस में आता है, अच्छे से हम उसको एडजस्टमेंट ना कर पाए, वो हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में आता है। और इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर हमारा मतलब कि कोई भी ऐसा एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट के बीच में पाया जाए उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। एंड द लास्ट एरर इज़ पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जो हमारी खुद की गलतियों की वजह से है, हम अच्छे साइटिंग ना कर पाए, हमारी कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, हमने रीडिंग अच्छे से ली बट हम उसको नोट अच्छे से नहीं कर पाए, कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, हमारा जजमेंट अच्छा ना हो, तो जो हमारी खुद की गलतियों के कारण जो भी एरर आएंगे हम उनको पर्सनल एरर कहेंगे। और ये 3 टाइप्स के एरर हो गए, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा, और नेचुरल एरर जो नेचुरल होगा, तेज़ विंड हो गया, हवा, टेम्परेचर हो गया, या रेन हो गया, वो सब किस में आता है, नेचुरल में। और पर्सनल एरर वो एरर होता है कि जो हमारी खुद की गलतियों की वजह से एरर आए, उसको हम पर्सनल एरर कहते हैं। दीज आर द सोर्सेज ऑफ एरर विच आर फाउंड इन चेन सर्वे।